नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवजोतपुरी आज फिर इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात करूंगा। इस पूरी वीडियो को सुनने के बाद आपके ज्ञान चक्षु ज़रूर खुलेंगे और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो चर्चा शुरू करते हैं। ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी पाखंड या एक साइंस, यानी कि जो ज्योतिष विद्या है, क्या ये पाखंड है, क्या ये अंधविश्वास है, या फिर एक सुचारू रूप से एक साइंस का हिस्सा है या एक विज्ञान है, और ये किस तरीके से कार्य करती है। इस 3 से 4-5 मिनट की वीडियो में बहुत कुछ बताकर जाऊंगा। कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों की ज़िंदगियां बदल सकें। तो बात करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आजकल जो युवा पीढ़ी है, जो बहुत सारी पढ़ाई पढ़ रही है, अलग अलग टेक्निकल पढ़ाइयाँ की जा रही हैं, अलग अलग विषयों पर रिसर्च हो रही है, और जिस विषय पर साइंसदान या जो आजकल के साइंटिस्ट हैं वो मोहर लगा देते हैं, उस बात को हम 100% वैसे ही मान लेते हैं, चाहे वो उस बात को, उस रिसर्च को दूसरा साइंटिस्ट गलत साबित कर दे। लेकिन आज ये एक बहुत भेड़चाल चल रही है कि जब तक कोई पढ़ा लिखा साइंटिस्ट किसी चीज़ के ऊपर मोहर नहीं लगाता तब तक हम उसे सत्य ही नहीं मानते। ऐसा ही एक विषय है ज्योतिष। देखिए, एक होती है एस्ट्रोलॉजी और एक होती है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी को पढ़े लिखे लोग या विद्वान लोग अंधविश्वास या पाखंड बोलते हैं, जबकि वहीं पर नासा जैसी एक संस्था जो एस्ट्रोनॉमी पर काम कर रही है, जो एक ऐसे ग्रहों पर, स्पेस पर या गैलेक्सी के अंदर जितने ग्रह हैं या जो भी अलग अलग तरह की ऊर्जाएं हैं, अलग अलग तरह के ग्रह हैं, उन पर रिसर्च कर रहे हैं। और आज ऐसा संभव भी है कि कुछ दूरी तक, पृथ्वी से बाहर कुछ दूरी तक स्पेस पर जाया जा सकता है, पहुंच सकते हैं। एक विशेष विमान में सैर की जा सकती है कुछ डॉलर खर्च करके, या यूं कहें कि अच्छी खासी रकम खर्च करके हम स्पेस में पहुंच सकते हैं, वहां की सैर कर सकते हैं। ऐसा संभव हो पाया साइंस की वजह से। लेकिन उस साइंस के बारे में कहां से पता चला? उस साइंस के बारे में पता चला हमारे वेदों से, और वेदों की ही आंखें मानी जाती हैं ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिषा नाम वेदः चक्षु, यानी कि वेदों की आंखें हैं ज्योतिष। लेकिन आज पढ़े लिखे लोग इस विद्या को अंधविश्वास या पाखंड से भरी हुई चीज मानते हैं। तो हर एक, कोई भी अगर हम विषय पर बात करते हैं तो जब तक उस विषय का संपूर्ण ज्ञान हमें नहीं प्राप्त होता, हमें वो अंधविश्वास, ढकियानुसी या पाखंड ही लगता है। लेकिन पुराने साइंटिस्ट, जब साइंस शब्द भी नहीं था, जब इंग्लिश शब्द भी नहीं था, इंग्लिश की व्याकरण भी नहीं थे, इंग्लिश के अल्फाबेट नहीं थे, इंग्लिश लैंग्वेज अस्तित्व में नहीं आई थी, तब से ज्योतिष की प्रचलन है, तब से ज्योतिष का, वेदों का प्रचलन है। क्योंकि हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे वो बहुत गहरे साइंटिस्ट थे। आज जिस विषय पर बात करके टेलीस्कोप के माध्यम से ये ज्योतिष के, ये जो साइंस के रिसर्चर हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ये बात का पता लगाया जिन्होंने बहुत देर बाद, इस बात का वर्णन हमारे वेदों में बहुत पुराने समय में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया। और तब कोई भी ऐसा उपकरण नहीं था जिससे उन ग्रहों के बारे में पता चल सके। मात्र था तो तीसरे नेत्र का एक बहुत ही गंभीर और चमत्कारिक ऊर्जा भरा रहस्य। और वो तीसरे नेत्र की उत्पत्ति, तीसरे नेत्र की ऊर्जा को किस प्रकार से विकसित किया हमारे ऋषियों मुनियों ने, ये आज भी बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन जो मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं
जो योग विद्या से जुड़े हुए हैं, जो गहरी साधनाओं से जुड़े हुए हैं, वो इस तीसरे नेत्र के विज्ञान को समझ रहे हैं या उसको थोड़ा बहुत अनुभव कर रहे हैं। तो ज्योतिष विद्या पाखंड ना होकर एक बहुत बड़ी साइंस है। अगर इस साइंस को समझ लिया जाए, इसकी ऊर्जाओं की कैलकुलेशन को समझ लिया जाए, तो हमारी जिंदगी की ऊर्जा, हमारे आभामंडल की ऊर्जा बदल सकती है, हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। जैसे आजकल के साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमी पर बात करते हैं, जो आजकल बीमारियां नई नई निकल रही हैं, उसको कैसे उससे बचा जा सके, चाहे वो वायरस है, चाहे वो कोई भी वैक्सीनेशन है, चाहे वो कोई भी रिसर्च है, चाहे वो टेक्निकल लाइन में रिसर्च है, तो उसके पीछे जो साइंटिस्ट उस विषय पर रिसर्च कर रहे होते हैं, उनको पूरा ज्ञान रहता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, जो हमारे बहुत बड़े बड़े साधु संत थे, उन्होंने ध्यान की गहरी अवस्था में किस प्रकार हमारे आभामंडल में, हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है और वो कौन सी ऐसी ऊर्जाएं हैं, वो किस किस ग्रहों से आ रही हैं और वो किस प्रकार हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं, गरीबी डालती है, अमीरी देती है, या हमारे नए नए विचार देती है, या हमारे जीवन में परिवर्तन करती है, या व्यक्ति विशेष को अध्यात्म की ओर ले जाती है और व्यक्ति विशेष को रोगों की तरफ ले जाती है, या पर्टिकुलर व्यक्ति को बुरे कामों में लेकर जाती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर बहुत गहरी रिसर्च की, अपने ध्यान के माध्यम से, अपनी ग्रंथों के माध्यम से, अपनी गुरु परंपरा से आ रही, जो उन्हें उस परंपरा से मिली हुई विद्या है, उस पर 100% बहुत ही तरीके से चलकर उनको जो प्राप्ति हुई, उस प्राप्ति के बाद ये ज्योतिष शास्त्र हमारे तक पहुंचा। तो ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर मैं 10 घंटे भी लगातार बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद है आपको अंधविश्वास ना देकर साइंस के साथ जोड़ना। मेरा हमेशा से मकसद रहा है कि अध्यात्म को साइंस के साथ बैलेंस बनाकर चलना, ताकि आजकल के पढ़े लिखे युवा या पढ़े लिखे साइंटिस्ट इस चीज पर रिसर्च करके इसका भी फायदा लें, ताकि जिस चीज पर वो रिसर्च कर रहे हैं, जिस विषय पर वो रिसर्च कर रहे हैं, उसमें उन्हें फायदा मिले और हमारे समाज को सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य ऐश्वर्य की प्रधानता मिले। तो बात जब हम ज्योतिष की कर रहे हैं, तो ज्योतिष कोई भी पाखंड नहीं है। इसे समझने के लिए छोटे से बात मैं आपको गहरी समझाऊंगा, इसको बहुत ध्यान से समझें। किस प्रकार ग्रह हमारे जीवन पर परिवर्तन करते हैं, उसे अगर आपने समझ लिया, तो जो लोग ज्योतिष को पाखंड मानते हैं, अंधविश्वास बोलते हैं, या इस विद्या को प्राचीन विद्या बोलकर इसे दरकिनार किया जा रहा है, तो उन्हीं लोगों का नुकसान हो रहा है। उसके साथ साथ हमारी सनातन परंपरा, हमारी सनातन पद्धति भी कहीं ना कहीं पीछे हो रही है। पिछड़े वर्ग में उसे शामिल कर किया जा रहा है, उसे दरकिनार किया जा रहा है, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो बात करते हैं ज्योतिष विद्या किस प्रकार काम करती है, किस प्रकार ग्रह हमारे ऊपर कार्य करते हैं, हमारे जीवन शैली में परिवर्तन लेकर आते हैं। तो जिस प्रकार अगर हम समझें कि आज जो सूर्य ग्रह है, जो हमें दिख रहा है, बाकी के ग्रह हमें टेलीस्कोप के माध्यम से देखे जा सकते हैं या देखने को मिल सकते हैं। मात्र 2 ही प्लैनेट ऐसे हैं जिसे हम नेक्ड आइज से डेली रूटीन में देखते हैं, एक सूर्य ग्रह दिन के समय और एक चंद्र ग्रह रात के समय। तो ये जो प्लैनेट हैं, इनसे जो ऊर्जा निकलती है, जो ताप निकलता है, सूर्य से ताप निकलता है और चंद्रमा से शीतल किरणें निकलती हैं। लेकिन अगर हम इसको साइंस से जोड़ें, तो जब जब चंद्र अमावस्या की तरफ, एक चंद्रमा जब हमें इस स्पेस में, अंतरिक्ष में नहीं दिखता अमावस्या के दौरान, उस दौरान हमारे ब्रेन पर, हमारे माइंड पे अलग तरीके से इफेक्ट पड़ता है। ठीक उसके उलट पूर्णिमा के दिनों में जिन लोगों को दिमागी प्रॉब्लम्स होती हैं, दिमागी डिप्रेशन टाइप प्रॉब्लम्स होती हैं, दिमागी या मन के संबंधित अवसाद होते हैं,
उन लोगों के जीवन में परिवर्तन पाया गया। ये कहना है आजकल के डॉक्टर्स का, पढ़े लिखे डॉक्टर्स का और साइंटिस्ट का। ठीक उसके साथ जो चंद्रमा की रश्मियां हैं, किरणें हैं, जैसे जैसे पूर्णिमा नजदीक आती है, आप देखेंगे समुद्र में ज्वार भाटा की जो एक लहरें हैं, जो ज्वार भाटा आता है या जो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसमें परिवर्तन पाया गया, उसकी ऊंचाई में परिवर्तन पाया गया। तो इसका सीधा संबंध चंद्रमा से हुआ। दूसरी तरफ जब ज्योतिष को समझेंगे तो ज्योतिष में चंद्रमा को मन का प्रतीक बोला गया। चंद्रमा को, मून प्लैनेट को मन का प्रतीक बोला गया, मन से जोड़ा गया। तो जब मन से जोड़ा गया तो मन से जोड़ा गया और साथ में इसको तत्व दिया गया, जल तत्व। अब देखिए क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब ज्योतिष और साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन जोड़िए। साइंस बोलती है जैसे ही ज्वार भाटा बढ़ता है और ज्वार भाटा के दिनों में जो चंद्रमा है अपनी पूर्ण अवस्था में होता है, यानी कि पूर्णिमा के नजदीक, जब चंद्रमा 16 करा संपूर्ण होता है, पूरा पूर्णिमा जिसे फुल मून बोला जाता है, फुल मून के दौरान चंद्रमा की जो किरणें हैं वो हमारे धरती पर, या कहें कि इस अंतरिक्ष में या पृथ्वी में जो 70% पानी है उस पर अपना असर देती है। और दूसरी तरफ ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि चंद्रमा मन का कारक है और मन से संबंधित रोगों में साइंस बोल रही है कि चंद्रमा जब जैसे ही पूर्णिमा का समय आता है तो जिन लोगों को अटैक्स आते हैं, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जिन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो उनमें इजाफा पाया गया। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें जुड़ रही हैं। और दूसरी तरफ चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में जल तत्व से जुड़ा गया, और जो धरती पर समुद्र में ज्वार भाटा आता है उसमें इजाफा मिलता है। तो देखिए ज्योतिष, मून प्लैनेट और साइंस, ये तीनों कैसे पैरेलल काम कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जब सूर्य का ताप बढ़ता है तो गर्मी बढ़ जाती है, हमें पसीना आता है, हमारे शरीर में जो जल तत्व अंदर पड़ा रहता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, हमें पसीने के रूप में, और हमें प्यास लगती है, हमारे अंदर के जल तत्व में परिवर्तन आता है। और जब भी मौसम परिवर्तन होता है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, और ये सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी कैसे होता है, ये चंद्रमा और सूर्य के परिवर्तन से होता है, खासकर सूर्य के परिवर्तन से। तो सूर्य के परिवर्तन से सर्दी और गर्मी का एहसास, और हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं और हमें बीमारियां घेर लेती हैं, और मौसम में परिवर्तन आता है। तो कैसे कहा जाए कि ये दूर बैठे प्लैनेट हमारे धरती पर, हमारे जीवन पे प्रभाव नहीं करते। तो चंद्रमा को मान रहे हैं हम, सूर्य को मान रहे हैं, सन को मान रहे हैं हम, फुल मून को मान रहे हैं, बाकी के प्लैनेट्स की ऊर्जाएं कैसे काम नहीं करती, हम कैसे माने? क्योंकि हमें अभी उस ज्ञान, उस चीज का ज्ञान नहीं है, हमें उस चीज की नॉलेज नहीं है, हमें स्कूल कॉलेजेस में वो पढ़ाया नहीं गया। क्योंकि हमारी जो प्राचीन विद्या है वो शास्त्रों में, वेदों में एज इट इज बंद की बंद रह गई। पुराने समय में गुरुकुल होते थे, ऋषि मुनियों के पास, संतों के पास लोग पढ़ने के लिए जाते थे, उन्हें ये विद्या उनके साथ बाकी की लौकिक विद्या के साथ आध्यात्मिक विद्या भी मिलती थी, तो उन्हें इन चीजों का ज्ञान रहता था। आज उन चीजों का अभाव है, इसलिए ज्योतिष विद्या को पाखंड कहा गया, ज्योतिष विद्या को अंधविश्वास कहा गया। आज के लिए इतना ही, अगली बार इस विषय को और विस्तार से लेकर चलेंगे, और बाकी के प्लैनेट्स किस प्रकार आपके जीवन में कार्य करते हैं, प्रभाव डालते हैं, और क्या क्या प्रभाव डालते हैं, बात करेंगे साइंटिफिक। नमस्कार।